यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस हब। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज है 1 जनवरी 2023। 2023 में आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और यहाँ पर जो भी चीज़ों में आप वीक हो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो आज की क्लास है हमारी वो मोस्टली गायनेकोलॉजी और ओबीजी के क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर किए जाएंगे। लास्ट 2 क्लासेस में हमने राजस्थान का पेपर देखा कि किस तरीके से पेपर आया है। अभी अपकमिंग टाइम में अब आपके अलग अलग जगह एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। कोई भी कहीं से भी चूक करने के आपको चांसेस नहीं है। अभी जनवरी है, मे बी आपका अक्टूबर नवंबर तक नॉर्सेट एग्ज़ाम भी होगा। तो ये सभी आपको अपनी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है अपकमिंग टाइम में जो भी लोग सीएचओ की वैकेंसी में जा रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। ये सभी आपकी मेहनत के कारण है, जो मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर चलिए ऑल फॉर वन क्लास, अब आपको जो मॉडल पेपर 6 रहेगा, यहाँ पर मैंने ऑल फॉर वन क्लास इसलिए कहा क्योंकि आपके एनएचएम सीएचओ जीएमसी कोई सा भी नर्सिंग का पेपर देते हैं आप, तो ये गायनेक के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। चलिए देखें आज की क्लास को हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रेगनेंसी के इनिशियल फर्स्ट 6 वीक में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा? प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर डेसिडुआ बेसिलिस। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑर्गन है जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा? क्योंकि एक नॉर्मल हेल्दी टर्म प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक टर्म हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो इनिशियल प्रेगनेंसी में फर्स्ट 6 वीक तक जो हार्मोन रिलीज करेगा वो होगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम फर्स्ट 6 वीक तक रिलीज करेगा। आफ्टर 6 वीक की प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा अपना खुद का ऑन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने लगेगा एक हेल्दी टर्म प्रेगनेंसी के लिए। टर्म प्रेगनेंसी जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होगा जब प्रेगनेंसी 37 कंप्लीटेड वीक्स के बाद जो डिलीवरी होगी, तो 37 वीक का जो कंप्लीशन टाइम है प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, जो जेस्टेशनल पीरियड है, वो कहलाता है टर्म प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगा? टर्म प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन जरूरी है वो क्या है? प्रोजेस्टेरोन। इनिशियल 6 मंथ तक फर्स्ट 6 वीक तक, 6 हफ्तों तक ये हार्मोन रिलीज करेगा ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर दैट प्लेसेंटा जो कि एक टेम्पररी ऑर्गन है, ये अपना खुद का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट ओनली प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में ही आपकी बॉडी रिलीज करेगी? यदि आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपकी बॉडी इस हार्मोन को नहीं निकालेगी, रिलीज नहीं करेगी। तो कौन सा हार्मोन है जो आपकी ओनली प्रेगनेंसी में ही आपकी बॉडी रिलीज कर देगी? एस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन मीन्स HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCGF एंड रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ओनली प्रेगनेंसी में बस आपकी बॉडी रिलीज करती है, बाकी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं करेगी। तो वो हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन है जो आपकी बॉडी रिलीज करेगी। कब? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में, जब प्रेग्नेंट है तब, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं करेगी। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है जनरली प्यूबर्टी में रिलीज होगा। प्यूबर्टी का मतलब जब आपके फर्स्ट पीरियड्स आना आफ्टर 10 ईयर्स के बाद है जो हार्मोन रिलीज करेगी बॉडी प्यूबर्टी पीरियड में। तो यहाँ पर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और जो प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है ओनली प्रेगनेंसी में रिलीज होंगे। फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन ये भी प्यूबर्टी में रिलीज होंगे। रिलैक्सिन हार्मोन है जो
ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और रिलैक्सिन है, ओनली प्रेगनेंसी में ही रिलीज किए जाते हैं हार्मोन। मसल्स रिलैक्सिन की ज़रूरत पड़ती है जब लेबर के टाइम पर, तो रिलैक्सिन हार्मोन ही हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द पिन्ना इन चिल्ड्रन। बच्चों में पिन्ना होल्ड करने की करेक्ट मेथड क्या है? अपवर्ड बैकवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्टली या फिर डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो बच्चों में आप यदि कान में कुछ मेडिसिन इंस्टिल करना चाहते हैं, फिर कान को चेक करना चाहते हैं, तो आप बच्चे का पिन्ना है जो ऊपरी बाहरी लोब है उसको कैसे खींचेंगे, पुल करेंगे, तो वो होगा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। कैसे? पहले नीचे की तरफ, देन आफ्टर द ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इन अ मदर व्हेन बेबी इज सकिंग द ब्रेस्ट। जब बेबी ब्रेस्ट सक करेगा तो मदर में कौन सी रिस्पॉन्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर मदर फील करेगी, या फिर क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी? ऑप्शन में इंक्रीज ऑफ हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंक्रीज ऑफ एड्रेनालिन। तो जब भी बेबी सक करता है, क्या करेगा? बेबी सक करेगा तो कौन सा है जो लेवल बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो वो होगा ऑक्सीटोसिन का लेवल। यहाँ पर द बेबी सक्स ऑन द मदर्स ब्रेस्ट टू रिसीव द मदर्स मिल्क। तो जब भी बेबी सक करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर बेबी का जो सक करना है, बेबी का सक करना है निपल को, क्या करेगा? ट्रिगर का काम करेगा नर्व सेल्स के लिए, जो कि ब्रेन को सिग्नल देंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करो। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तभी मिल्क है जो इजेक्ट होगा, बाहर आएगा। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो बढ़ेगा? वो होगा ऑक्सीटोसिन। द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेस। तो जब यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में रिटर्न ना हो पाए तब उसके लिए क्या कहेंगे? प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन या फिर एक्सट्रैक्शन। तो यूट्रस जब अपनी वापस नॉर्मल साइज में आफ्टर डिलीवरी, जब यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस से रिवर्ट होती है, यदि वो रिवर्ट ना हो पाए तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा सब इन्वोल्यूजन। यदि वापस रिवर्ट बैक हो जाती है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? रिवर्ट बैक, वापस रिटर्न होती है नॉर्मल साइज में, तो वो कहलाएगा इन्वोल्यूजन। इनकेस फेलियर ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस वापस रिवर्ट बैक नहीं हो पा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? सब इन्वोल्यूजन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन है यहाँ पर, द मदर्स प्लेसेंटा वेट 500 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ द फुल टर्म न्यूबॉर्न। तो मान लीजिए यहाँ पर प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ है उसका वेट कितना होगा। टर्म न्यूबॉर्न डेवलप हुआ है, दैट मीन्स आफ्टर 37 वीक के बाद डेवलप हुआ है। प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम है, तो अब आप बच्चे का वेट बताइए कितना होगा। ऑप्शन में 3 kg, 4 kg, 2 kg या फिर 5 kg। अब यहाँ पर देखिए आप, नॉर्मल प्लेसेंटा का वेट होता है वो होता है 500 ग्राम, और जो बच्चे का नॉर्मल वेट होता है वो होता है अब 2.5 kg, 2500 ग्राम से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 kg, क्योंकि बच्चा फुल टर्म न्यूबॉर्न है। प्लेसेंटा का वेट यदि 500 ग्राम है तो बच्चे का वेट 3 kg होगा। क्यों? क्योंकि 1/6 ऑफ द बेबी वेट, जितना बच्चे का वजन होता है उसका 6वां हिस्सा किसका होता है? प्लेसेंटा का। तो 1/6 ऑफ द बेबी वेट प्लेसेंटा का वजन होता है, इसीलिए का आंसर होगा 3 kg। नेक्स्ट है यहाँ पर, नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्मेज। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपको लगेगा कि आंसर क्या होगा। तो प्लेसेंटा का एट टर्म है, यदि जेस्टेशनल पीरियड टर्म है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा का वेट कितना होगा? 1/4 ऑफ द बेबी वेट, 1/6 ऑफ द बेबी वेट, 500 ग्राम या फिर 900 ग्राम। तो प्लेसेंटा का वेट यहाँ पर, नॉर्मल प्लेसेंटा का वजन होता है कितना? 500 ग्राम। लेकिन यदि इस तरीके से आपको 1/4, 1/6 करके भी ऑप्शन में है तो आपको मार्क करना है 1/6 ऑफ द बेबी वेट। कितना? 1/6 ऑफ द बेबी वेट है जो प्लेसेंटा का क्या होगा? वेट होगा। यदि आपको 500 ग्राम और 1/6 है तो आपको 1/6 ऑफ द बेबी वेट के लिए मार्क करना होगा। नेक्स्ट वन इज, प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट्स विथ। गर्ल्स में प्यूबर्टी है जो इनिशियल साइन है कौन से हैं? ग्रोथ स्पर्ट, मेनार्ची, मेनोपॉज, थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो
तो गर्ल्स में यदि बात करें हम तो प्यूबर्टी की एज होती है 10 से 14 साल तक। कितनी? 10 to 14 ईयर्स गर्ल्स में क्या होती है? प्यूबर्टी की एज। बॉयज़ में होती है 12 to 16 ईयर। कितनी? 12 to 16 ईयर बॉयज़ में, गर्ल्स में 10 to 14 ईयर। अब यहाँ पर प्यूबर्टी ऑनसेट के साइन क्या हैं? तो वो है थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। क्या है? थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर है। क्या है? इनिशियल साइन है किसके? प्यूबर्टी के गर्ल्स में। तो यहाँ पर जो थैलार्ची है इसमें क्या होता है? स्टेज ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन इन विच एन इंडिविजुअल बिकम्स फिजियोलॉजिकली कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें फिजिकल मैच्योरेशन होगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि एक सेक्सुअल या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैपेबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और LH हार्मोन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी क्या होगा? LH हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स। तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑप्शन में है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉर मोर देन 24 आवर बिफोर डिलीवरी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर 37 completed week of delivery, pregnancy, rupture of membrane beyond 37 week of pregnancy but before onset of labor, rupture of membrane beyond 28 week of pregnancy but before onset of labor। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि डिलीवरी के 24 घंटे पहले मेम्ब्रेन का रप्चर होना। सेकंड ऑप्शन में कहा है कि 37 कंप्लीट वीक नहीं हो पाए उसके पहले रप्चर होना मेम्ब्रेन का। फिर थर्ड ऑप्शन में है कि जो मेम्ब्रेन है रप्चर है हो रही है कब? 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन लेबर के पहले, लेबर पेन आने के पहले। लास्ट है यहाँ पर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। तो प्री मैच्योर यहाँ पर पूछा है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होगा पहले। तो कब? 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन लेबर पेन होने के पहले यदि मेम्ब्रेन रप्चर होती है उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन इज द नर्स हु असिस्टेड द वेजाइनल डिलीवरी observe that after the delivery umbilical cord lengthens and gush of blood flow from the vagina, the uterus becomes firm like a hard walls. She documents these observation as the sign of which condition। तो यहाँ पर एक नर्स है वेजाइनल डिलीवरी को असिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी को असिस्ट करने के बाद नर्स क्या करती है? अम्बिलिकल कॉर्ड है जो डिलीवर हो गई है। अब यहाँ पर 3 साइन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेंथनिंग एंड गश ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेजाइना। यूट्रस है जो हार्ड वॉल्स की तरफ फर्म हो रही है, ग्लोबुलर शेप में जा रही है। तो किसके साइन है? यूट्राइन अटॉनी के, प्लेसेंटा प्रीविया के, हेमेटोमा के या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन के। तो यहाँ पर जितने साइन बताए हैं जो कि क्लासिकल साइन है किसके? प्लेसेंटल सेपरेशन के। अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग, वेजाइनल ब्लड जो गश ऑफ वेजाइनल ब्लड है, और यूट्रस का है जो शेप है वो क्या होना? चेंज होना है। किसके साइन है? प्लेसेंटल सेपरेशन के क्लासिकल साइन। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या है? लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज क्या है? तो ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, full dilatation of cervix to expulsion of fetus, expulsion of fetus to expulsion of placenta, and last one is the observation at least 1 hour after the expulsion of placenta। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के जो साइन हैं वो कौन कौन से हैं? या फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, सीवियरिटी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और ये जो सर्विक्स डायलेट है, फुली सर्विक्स डायलेट हो जाती है। कितनी होती है फुली सर्विक्स डायलेट? 10 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कौन सी है? ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड में सर्विक्स फुली डायलेट है, लेकिन बेबी एक्सपल्सन स्टेज जिसको हम कहते हैं फीटल एक्सपल्सन और बेबी एक्सपल्सन स्टेज कौन सी है? सेकंड। प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज कौन सी है? थर्ड। और ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कौन सी है? तो वो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें नेक्स्ट है यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ बाइसॉप सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम इंक्लूड्स।
बाइसोप स्कोरिंग होती है जिसमें हम लेबर पेन के किस तरीके से लेबर पेन आ रहे हैं, कितना डायलेट हुई है सर्विक्स, कितने % डिफासमेंट हुआ है, ये चीज़ों के लिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ बाइसोप स्कोर सब हैं किसी एक को छोड़कर, डायलिटेशन, कंसिस्टेंसी, इफासमेंट एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि बाइसोप स्कोर में ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। सर्वाइकल डायलिटेशन सेंटीमीटर में मैक्सिमम कितना, 10 सेंटीमीटर। सर्वाइकल इफासमेंट परसेंटेज में, सर्विक्स कितने फास्ट हुई है परसेंटेज में। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी वो चेक होगी। सर्वाइकल पोजीशन, फीटल स्टेशन, फीटल हेड एंड फीटल का रिलेशन क्या है, पहले कौन सी चीज़ें चेक की जाएंगी किसमें, बाइसोप स्कोरिंग सिस्टम में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मैटरनल डेथ का, इन्फेक्शन, सब इन्वोल्यूशन, हेमरेज या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है मैटरनल डेथ का वो क्या होता है, वो होता है हेमरेज। कौन सा, हेमरेज। अब PPH, IPH या फिर APH हो सकता है। तो PPH की बात करें हम तो PPH का मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्राइन एटोनी। क्या होगा, यूट्राइन एटोनिसिटी। तो यहाँ पर जो मैटरनल डेथ है इसका मोस्ट कॉमन रीज़न पूछें तो क्या है, हेमरेज, PPH, IPH कुछ भी हो सकता है। फिर जो दूसरा मेन रीज़न होता है वो होता है हाइपरटेंशन, जिसमें हम इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया है जो आ जाएंगे। तो यहाँ पर हेमरेज से कितने % तक होती है, 35% तक मैटरनल डेथ होती है। मैटरनल डेथ कंसीडर की जाती हैं कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42 डेज बाद तक डेथ हो जाए यदि महिला की, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, मैटरनल डेथ। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ PPH। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग है जो यूज़ की जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर मिथार्जिन। तो यहाँ पर PPH को ट्रीट करने के लिए पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होगा मोर देन 500 ml ब्लड का लॉस होना, 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस होना क्या कहलाएगा, PPH। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में यदि सर्जिकल LSCS हुआ है तो 1000 ml और 1 लीटर। तो PPH के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन इनमें से यूज होगी कौन सी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहेगा, IgA, IgG, IgD या फिर IgM। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहेगा इम्यूनोग्लोबुलिन वो होता है IgA। जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है वो है IgG। आपको याद रखना है, इम्यूनोग्लोबुलिन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको। जो ब्रेस्ट मिल्क में है उसके लिए क्या कहेंगे, IgA, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है IgG। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के पॉजिटिव साइन कौन से हैं, फीटल हार्ट बीट, एमनोरिया, फटीग, कॉन्ट्रैक्शन एंड क्रैम्प्स। तो पॉजिटिव साइन कौन सा है प्रेगनेंसी का, तो पॉजिटिव साइन है यहाँ पर फीटल हार्ट बीट। 3 टाइप्स के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। तो प्रिजम्पटिव साइन इज ऑल्सो नोन एज द सब्जेक्टिव साइन, दैट मीन्स यू स्पेकुलेट, अनकन्फर्म्ड साइन है, प्रिज्यूम किया है आपने, अंदाज़ा लगाया है अपने आप से कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ पर जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, फटीग होगा, एमनोरिया होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, ब्रेस्ट चेंज होगा, डार्कनिंग देखने को मिलेगी फेस पर, एब्डोमेन पर। तो क्या है, आपने प्रेज्यूम किया है लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। फिर दूसरा आता है यहाँ पर प्रोबेबल साइन, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जामिनर ने चेक किए हैं। क्या है, एग्जामिनर ने चेक किए हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट है प्रिजम्पटिव वो आपने बताया है, इसीलिए उनको सब्जेक्टिव साइन कहा गया है। तो यहाँ पर प्रोबेबल में कौन कौन से होंगे, गॉर्डेल्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, चैडविक साइन, दैट मीन्स ब्लूइश कलर सर्विक्स वेजाइना, हैगर साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एब्डोमेन की साइज बढ़ी हुई रहेगी, स्ट्रेच मार्क होंगे, बलॉटमेंट देखने को मिलेगी, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, फीटल आउटलाइन आपको पाल्पेट होगी। लास्ट आता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में जब तक कंफर्म नहीं किया जाता, जब तक फीटल हार्ट बीट, USG, फीटल आउटलाइन मूवमेंट है जो दिखाई ना दें। नेक्स्ट वन इज
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का? तो वो है इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है? MMR, हेपेटाइटिस बी, DPT या फिर DT। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में जो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है वो थी रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन। कौन सी? रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन। तो यहाँ पर जो रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन है वो क्या है? मीजल्स, मम्स, रूबेला, MMR वैक्सीन, जो कि क्या रहेगी? प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। और जो वैक्सीन प्रेगनेंसी में दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? TT, TDAP, इनएक्टिवेट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वेरिसेला एंड BCG और MMR। तो BCG तो 1 ईयर तक ही दी जाती है तो फिर वो हम नहीं देंगे। MMR, वेरिसेला और लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है क्या रहेंगी? कॉन्ट्राइंडिकेट रहेंगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिस्क फॉर एन इमोबिलाइज्ड क्लाइंट, तो यदि क्लाइंट इमोबिलाइज है क्या रिस्क होने के चांसेस होंगे? हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। तो यदि पर्सन इमोबिलाइज है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो क्या होने के चांसेस होंगे? हाइपरकैल्सीमिया। क्या होंगे? हाइपरकैल्सेमिया, जो कि इमोबिलाइजेशन के कारण होगा। इंक्रीज्ड बोन रिमॉडलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होगा? यहाँ पर पर्सन के लिए जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर एक क्या है? हाइपरकैल्सीमिया। जो पर्सन लंबे टाइम से इमोबिलाइज हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनको हाइपरकैल्सीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी फॉर गिविंग इवैक्यूएंट एनीमा इन एडल्ट, तो एडल्ट में यदि इवैक्यूएंट एनीमा दिया जाना है तो कितना सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा? 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml या फिर 500 to 1000 ml। तो यदि एनीमा की बात करें, इवैक्यूएंट एनीमा का मतलब है कि जो फीकल मटेरियल है उसको हमें बाहर निकालना है, इवैक्यूएट करना है। तो जो एनीमा दिया जाएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन से दिया जाता है जनरली। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम एनीमा देंगे तो कितना फ्लूइड यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन यूज़ करेंगे? 500 से 1000। इन सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी द ड्रग ऑफ चॉइसेस, तो यहाँ पर सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी होती है यदि, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? दैट मीन्स डिगॉक्सिन यदि ओवरडोज हो जाता है, क्या है? डिगॉक्सिन ओवरडोज हो जाता है या फिर डिजिटालिस एजेंट की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है जो हम उसके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है फेनिटोइन, प्रोप्रानॉल, इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन या फिर फैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। तो यहाँ पर क्या है जो हम यूज़ करेंगे? तो डिजिटालिस टॉक्सिसिटी और डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हम सबसे पहले दे सकते हैं एज एन एंटीडोट के तौर पर? तो वो का फैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। क्या होगा? फैब फ्रेगमेंट फॉर डिजिटालिस एंटीबॉडी, ये तो सबसे पहले देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन, तो वो होता है एनोरेक्सिया। अर्ली साइन क्या होता है? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंस से क्या है? अर्ली साइन है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज, तो नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है अंडर द टंग, सबलिंगुअल दी जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट क्या है? एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड बीपी या फिर हेडेक। तो नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है एंजाइना पेक्टोरिस के पेन को, जो चेस्ट पेन होगा उसको कम करने के लिए सबलिंगुअल दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो वो हेडेक। क्या होगा? हेडेक। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक वॉज कॉल्ड द ब्लैक डेथ इज, तो सबसे पहली पेंडेमिक महामारी है जिसको ब्लैक डेथ कहा गया था वो कौन सी है? रेबीज, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कोविड-19। तो कोविड तो अभी हुआ था, लेकिन इसके पहले है जो कई साल पहले है जो क्या फैला था? प्लेग, जिसको भी महामारी कहा गया था। प्लेग में कोरोना से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी
तो यहाँ पर प्लेग को क्या घोषित किया गया था उस टाइम पर? महामारी। नेक्स्ट वन इज पैगेट्स डिसीज इज तो पैगेट्स डिसीज किस टाइप की डिसीज है? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, बोन और कार्डियक डिसऑर्डर। पैगेट्स डिसीज किस टाइप की डिसीज है? तो ये है बोन डिसऑर्डर। क्या है? बोन डिसऑर्डर, जो कि क्रॉनिक बोन रिमॉडलिंग डिसऑर्डर है। पैगेट डिसीज में बोन्स देखिए यहाँ पर स्पाइरल शेप में हो जाएंगी, बोन्स क्या हो जाएंगी? टर्न टाइप में हो जाएंगी। तो ये क्या है यहाँ पर? ये है पैगेट्स डिसीज। नेक्स्ट वन इज बोन डिस्फेजिया इज ड्यू टू। तो बोन डिस्फेजिया क्यों होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, विटामिन डेफिशिएंसी, फॉल्टी डेवलपमेंट और फॉल्ट न्यूट्रिशन। तो बोन डिस्फेजिया होगा क्यों? बोन्स में फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण। किसके कारण? बोन्स में फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण है जो क्या होगा? बोन डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बोन डिस्फेजिया। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो बोन डिस्फेजिया को स्केलेटल डिस्फेजिया भी कहा जाता है या फिर ऑस्टियोकॉन्ड्रोडायस्प्लासिया, जो कि एक हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ हेरिटेबल डिसऑर्डर है जिसमें बोन्स की ग्रोथ है जो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, साइज एबनॉर्मल होगी। स्केलेटल जो लॉन्ग बोन्स हैं वो क्या रहेंगी? डिसप्रपोर्टिंग रहेंगी, जिस मैनर में होना चाहिए उसमें नहीं होंगी। तो इसको क्या कहा जाएगा? बोन डिस्फेजिया, स्केलेटल डिस्फेजिया। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ न्यूनेट इज। तो एक न्यूनेट बेबी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होगा? 14 से 16 ग्राम %, 16 से 18 ग्राम %, 12 से 14 ग्राम % और 10 से 12 ग्राम %। तो यदि यहाँ पर बात की जा रही है हीमोग्लोबिन की न्यूनेट बेबी में, तो कितना होता है? 16 से 18 ग्राम %। कितना? 16 से 18 ग्राम % है जो हीमोग्लोबिन रहेगा किसमें? न्यूनेट बेबी में। नेक्स्ट वन इज लाइमी डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू। लाइमी डिसीज है, कैसे ट्रांसमिट होगी? टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और नन ऑफ दी अबव। किसके थ्रू? ह्यूमन में है जो ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ पर सेक्स एक्टिविटी के कारण है जो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिली है कि होगी। यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन और किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे कि ट्रांसमिट कैसे होगी। लाइमी डिसीज जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होगी, बोरिएला बुर्गोफ्री क्या है? बहुत ही रेयरली होने वाली है। लेकिन ये बाइट कैसे होगी? इसका जो वेक्टर है वो क्या होगा? टिक्स होंगी, ब्लैक लेग्ड टिक्स होंगी जिसके थ्रू होगी। तो ब्लैक लेग टिक्स जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगी तो वो भी क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा और उसके साथ में ये हाईली कंटेजियस है। तो जो पर्सन क्या करेगा? टच करेगा, उसको होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पढ़े भारत कैंपेन लाया गया था, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था अप्रैल 2022 तक के लिए। तो यहाँ पर जो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च 100 डेज रीडिंग कैंपेन, 100 दिन का रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया था पढ़े भारत, जो कि 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक के लिए रखा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन इज Which one of the following countries is not a member of North Atlantic Treaty Organization? तो यहाँ पर नाटो का मेंबर कौन सा देश नहीं है? एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि अभी लास्ट 4-5 मंथ पहले से ही जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको ऐड किया है। नाटो का मेंबर कौन सा देश नहीं है? चेक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया या फिर रसिया। तो जो नाटो का
कंट्री देश नहीं है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर रसिया। 30 कंट्री हैं टोटल इसके, वो भी चेंज होते रहते हैं। अभी तक 30 कंट्री हैं। इंडिया है जो परमानेंट कंट्री देश नहीं है, नाटो का मेंबर नहीं है। यूक्रेन बनने वाला था लेकिन बहुत सारे यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हुआ, तो अभी आई थिंक यूक्रेन भी नहीं बन पाया है। टोटल 30 कंट्री हैं जो नाटो के देश हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में, रोम में, स्विट्जरलैंड या फिर न्यूयॉर्क में। तो जो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। लोगो देखिए आप लोग ध्यान से, ब्लू एंड वाइट दिख रहा है जो, तो यहाँ पर लोगो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यूनिसेफ का लोगो, हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द लोगो। तो यहाँ पर एक इसका लोगो दिखाई दे रहा है, WHO का, FAO का, ILO का या फिर UNDP का। तो ये जो लोगो दिख रहा है यहाँ पर एक इसका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। किसका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को। हेड क्वार्टर जेनेवा में है। डायरेक्टर ऑफ चीफ है टेड्रोस एधनोम। क्या है इनके डायरेक्टर कौन है, टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस्ड बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम को रिप्लेस किस प्रोग्राम ने कर लिया था, ICDS ने, RCH ने, MCH ने या फिर NRHM ने। तो CSSM प्रोग्राम हमने पढ़ा है, सर्किल टाइप से जो एक इमेज देखने को मिलती है, तो वही है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो इसको CSSM प्रोग्राम को रिप्लेस किया था RCH प्रोग्राम ने। CSSM 1992 में रहा है। उसके बाद इसको रिप्लेस किसने कर लिया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ने। नेक्स्ट वन इज विच कमिटी इज ऑल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। तो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमिटी किसको कहा जाता है, भोर, मुदलियार, चड्डा और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो भोर कमेटी है इसको क्या कहा जाता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मुदलियार कमेटी को कहा जाता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। लेकिन हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी का है तो कौन है इसके चेयरमैन, जोसेफ भोर। कौन है, सर जोसेफ भोर। 1946 में लाई गई थी। यहाँ पर जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी वो थी हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी की, वो थी PHC। क्या है, PHC है जो यहाँ पर हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी में ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट द गट। तो गट को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होगी, एलोप्यूरिनॉल, पैरासीटामोल, क्विनिन या फिर डाइक्लोफेनिक। तो गट को ट्रीट करने के लिए गट में क्या होगा, यूरिक एसिड का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा जॉइंट्स में। तो अब यहाँ पर जब यूरिक एसिड क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए और गट को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन यूज़ होगी, वो क्या होगी, एलोप्यूरिनॉल। क्या होगी, एलोप्यूरिनॉल। इट्स अ गट क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर पेन, रेडनेस एंड टेंडरनेस ऑफ द जॉइंट्स। और यहाँ पर जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा बनेंगे, जिसके कारण बनेंगे ज़्यादा और डिपॉजिट भी होंगे, तो क्या कॉज करेंगे, गट। अब एलोप्यूरिनॉल एक ऐसी मेडिसिन है जो कि यूरिक एसिड को लेवल को कम करेगी। क्या करेगी, यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगी। या फिर जो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया है आपकी बॉडी ने बनाया है, तो उसको किडनी के थ्रू क्या करेगी, ये फिल्टर करने का काम करेगी। एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस गट के साथ साथ यदि किडनी स्टोन्स हैं तो उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द एंटीबॉडीज इज लाइकली टू इम्पेयर द हियरिंग। तो इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट का कॉज रीजन बनेगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, जेंटामाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन है जो हियरिंग प्रॉब्लम करेगी, तो वो होगी यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी की जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग है
उनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कर सकती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इवन वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स को डैमेज करके हियरिंग इम्पेयरमेंट का काम है जो कर सकती है कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट वन इज मैन्यूवर इज यूज्ड टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो कौन सा मैन्यूवर यूज किया जाएगा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने में, हेमलेज, मिलिट्री, लियोपार्ड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जो मैन्यूवर यूज किया जाएगा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने में वो क्या होगा, हेमलेज मैन्यूवर। यदि बच्चों में यही पूछे जिसको हम क्या कह सकते हैं, हाई बैक ब्लो एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट, तो यहाँ पर जो इमेज में दिख रहा है आपको क्या है, हेमलेज मैन्यूवर अपनाया जा रहा है यदि अपर एयर में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो। नेक्स्ट वन इज जर्म सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो जर्म सेल थ्योरी किसने दी थी, रोनाल्ड रॉस ने, रॉबर्ट कोच ने, लुइस पास्चर ने या फिर वॉल्टर रीड ने। जर्म सेल थ्योरी दी थी किसने, लुइस पास्चर ने। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो फैमिली प्लानिंग मेथड है उससे ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज DMPA एंड NETN कंटेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर DMPA और जो NETN इंजेक्शन है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उनमें क्या है जो केमिकल और कंटेंट रहेगा, ओनली एस्ट्रोजन, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो DMPA एंड NETN जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इसमें प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा, क्या रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो DMPA है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, DMPA डिपोट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन जो कि प्रोवेरा नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, अंतरा नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। याद रखना है आपको, अंतरा नाम से जो इंजेक्शन आता है वो क्या है, वो DMPA का ही इंजेक्शन है जो कि एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट करवाया जाता है। तो ये दोनों में क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्ट्रॉन है यहाँ पर एवरी मंथ और यहाँ पर जो DMPA है हर 3 महीने में इंजेक्ट किया जाएगा, एवरी 3 मंथ इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंतरा क्या है, तो अंतरा है जो गवर्नमेंट के फैमिली प्लानिंग मेथड है उसमें ऐड किया गया नई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है DMPA जो कि इंजेक्टेबल, और यहाँ पर अंतरा को किस रूट से देते हैं तो इंट्रामस्कुलर रूट से एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट की जाती है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज। कॉन्ट्रासेप्शन की नेचुरल मेथड क्या है, विड्रावल, कॉन्डोम, NSB या फिर कॉपर टी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव की यदि नेचुरल मेथड पूछी है तो वो कौन सी है, कॉन्डोम, NSB और कॉपर टी, ये तीनों है जो नहीं होगी। विड्रावल है जो क्या होगी, नेचुरल मेथड होगी। नेक्स्ट देखिए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, तो वो विड्रावल। NSB का मतलब होता है नो स्कैल्पेल वैसेक्टोमी, क्या है, नो स्कैल्पेल वैसेक्टोमी। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आती है फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड जिसको हम कहते हैं, तो कैलेंडर मेथड, सिम्टम बेस्ड मेथड जिसमें सर्वाइकल सीक्रेशन मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर आएगा। ओवुलेशन के टाइम पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब ओवुलेशन का टाइम आता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, हाई रहेगा। कॉइटस इंटरप्ट्स और विड्रावल, एब्स्टिनेंस एंड लैक्टेशनल एमनोरिया। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेटल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर फैमिली प्लानिंग। तो कौन सा मेटल है जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर जिंक। तो जो कॉमनली यूज़ किया जाता है फैमिली प्लानिंग में मेटल वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर कॉपर, क्या है, कॉपर। कॉपर का मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट अफेक्ट द स्पर्म मोटिलिटी, अफेक्ट और रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी। तो ये क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को या फिर स्पर्म की मोटिलिटी हो रही है तो उसको क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट सप्रेस द ओवुलेशन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव की कौन सी मेथड है जिसमें ओवुलेशन को ही सप्रेस किया जाएगा, कॉन्डोम, कॉपर टी, ट्यूबेक्टोमी या फिर माला एन। तो कौन सी मेथड है जिसमें ओवुलेशन होता है, एग बनने की जो प्रोसेस है उसको ही रोका जाता है। तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस है जो कि क्या करेगी या फिर मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की ओवुलेशन को रोकने का काम करेगी, सप्रेस करने का काम करेगी, तो वो है यहाँ पर माला एन, क्या है, क्या करेगी,
ओव्यूलेशन प्रोसेस को सप्रेस करने का काम करेगी। एग्जाम में अब ओव्यूलेशन सप्रेस नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको माला एन से एक ये आएगा, माला एन माला डी से किस तरीके से अलग है, माला एन का कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या है, टोटल कितनी पिल्स होती हैं। तो यहाँ पर माला एन का है जो, जिसको हम माला एन और कंबाइंड ओसीपी पिल्स के नाम से भी जानते हैं। सीओसी का मतलब है यहाँ पर कंबाइंड ओसी पिल्स दैट आर यूज्ड टू हॉर्मोन्स, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहेंगे, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी फ्रॉम टेकिंग प्लेस बाय स्टॉपिंग द ओवुलेशन। तो ओवरी रिलीज करती है उस प्रोसेस को ही स्टॉप करेंगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो माला एन है इसका कॉम्बिनेशन पूछे तो क्या, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन रहेंगे। इसमें जो पिल्स आती हैं 28 पिल्स होती हैं, टोटल पूछे 28 पिल्स होती हैं, जिसमें से 21 हार्मोनल पिल्स होती हैं, 7 नॉन हार्मोनल आयरल पिल्स हैं जो रहेंगी। यहाँ पर आपको इस तरीके से पैकेट है जो अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज माला डी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो माला डी किस टाइप का एग्जाम्पल है, टैबलेट, इंजेक्टेबल, कॉन्ट्रासेप्टिव, पिल फॉर्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो माला डी और माला एन किस टाइप का एग्जाम्पल है, दोनों किस टाइप का है, फिल फॉर्म का। किसका, फिल फॉर्म। अब माला डी और माला एन, तो हमने अभी माला एन पढ़ा, माला डी है जो स्टार्ट कब से करते हैं, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड से। इसमें भी 28 पिल होती हैं, जिसमें 21 होती हार्मोनल, 7 नॉन हार्मोनल होंगी, आयरस पेरस फ्यूमरेट की टेबलेट होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से है जो क्या होगी, माला डी है जो रहेगी। नेक्स्ट इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर न्यूली वेड कपल्स मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो किसी किसी की नई नई शादी हुई है तो उसके लिए आप कौन सी मेथड अपनाने को कहेंगे। यदि वो आफ्टर शादी के बाद बच्चा कंसीव नहीं करना चाहता तो कौन सी मेथड अपनाने के लिए आप उसको कह सकते हैं, या फिर उसके लिए बेस्ट मेथड होगी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉपर टी, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स। तो यहाँ पर जिनकी नई नई शादी है तो उनको ना तो हम आईयूडी इंसर्ट करने के लिए कहेंगे, ना ही कॉपर टी के लिए कहेंगे। और यहाँ पर जो बचता है वो क्या है, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स। क्या होंगे, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स लेने के लिए कहेंगे। बेस्ट मेथड मानी जाती है जो न्यूली वेड्स कपल होते हैं उनके लिए। अब यदि तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही फेल हो जाए, मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ की, अपनाई, किसी ने इवन स्टरलाइजेशन भी करवा दिया, उसके बाद भी क्या हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उसको हम बहुत सारे लोगों में कैसे चेक करेंगे, तो हम असेस कर सकते हैं पर्ल इंडेक्स के थ्रू। कैसे, पर्ल इंडेक्स के थ्रू हम उस चीज़ को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव आर एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। तो DMPA है यहाँ पर, किस रूट से इंजेक्ट किया जाएगा, IM, IV, SC या फिर ID। तो यहाँ पर DMPO प्रोवेरा है जो कि अंतरा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर किस रूट से इंजेक्ट की जाती है, हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलर रूट से इसको इंजेक्ट किया जाता है। अब इसमें कितना डोज होता है DMPA में, डिपॉक्सी मेड्रोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट में, तो 150 mg इंट्रामस्कुलर जो यहाँ पर डोज दिया जाएगा, हर 3 महीने में दिया जाएगा, एवरी 3 मंथ में। इवन इसको लैक्टेशन यदि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तब भी दे सकते हैं। इंजेक्शन कैन बी डिलेड अप टू 4 वीक्स। तो यहाँ पर DMPA सबक्यूटेनियस दिया जाएगा। यदि DMPA IM दिया जा रहा है, यदि इंजेक्शन क्या हो जाए, डिले हो जाए 4 वीक तक, तो यहाँ पर आपको दूसरा डोज याद रखना है, सबक्यूटेनियस दिया जाएगा। तो कितना, 104 mg दिया जाएगा अपर थाई में, एब्डोमेन में, और एवरी 3 मंथ में दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो मैंने जस्ट अभी बताया DMPA है जो यहाँ पर क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इंटरफियर विद द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रसिस। तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि इम्प्लांटेशन के लिए, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में इंटरफेयर करेगी कि नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन हम इम्प्लांट नहीं होने देंगे। ऑप्शन में कॉन्डोम, माला एन, कॉपर टी या फिर ट्यूबेक्टोमी।
तो क्या है जो यहाँ पर कौन सी मेथड है जो कि इंटरफेयर करेगी फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस में इम्प्लांट होने से, तो वो है कॉपर टी। क्या है? कॉपर टी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट द एसटीडी। तो सबको पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को ओनली सिंगल मेथड ही क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है कॉन्डोम। क्या है? कॉन्डोम है जिसके थ्रू हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बाकी अदर से नहीं। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो हमने दो तरीके की पढ़ी, परमानेंट और यहाँ पर स्पेसिंग। स्पेसिंग में भी बहुत सारी मेथड होती हैं, तो यहाँ पर स्पेसिंग मेथड कौन सी नहीं है? ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कॉन्डोम, कॉपर टी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर स्पेसिंग मेथड गैप दिया जाना, WHO के अकॉर्डिंग एक से दूसरे बच्चे के बीच में एटलीस्ट 2.5 ईयर का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, तो स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, जो वो क्या है? ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है वेसेक्टोमी, परमानेंट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ओरल पिल्स टू द यूजर्स द हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर यदि कोई पर्सन ओरल पिल्स ले रही है, प्रिस्क्राइब किया गया है उसको, हेल्थ वर्कर के लिए सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए किसी एक को छोड़कर। स्वेलिंग ऑन द फीट, काफ टेंडरनेस, हेडेक या फिर नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन। यदि आप ओरल पिल्स किसी पेशेंट को दे रही हैं, पर्सन को दे रही हैं, तो उसके पहले आपको क्या पूछना हो? सभी चीज़ें पूछनी है किसी एक को छोड़कर। तो होगा स्वेलिंग ऑन द फीट, काफ टेंडरनेस, हेडेक, लेकिन नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन आप नहीं पूछेंगे। एलिजिबल कपल रिप्रेजेंट्स विच एज ग्रुप ऑफ वुमेन। तो एलिजिबल कपल का मतलब होता है फर्टाइल एज ग्रुप। तो एलिजिबल कपल में किस एज ग्रुप की वुमेन रहेंगी? 12 से 45 साल, 15 से 49 साल, 15 से 45 साल या फिर 18 से 45 साल तक की। तो जो एलिजिबल कपल हैं रिप्रेजेंट करेंगे किस एज ग्रुप को? फर्टाइल ग्रुप जो कहलाएगा वो कहलाएगा 15 से 49 साल। टारगेट कपल ऐसा कपल होगा, ऐसे एलिजिबल कपल होंगे जिनके 2 से 3 लिविंग चिल्ड्रन हो। याद रखना है एलिजिबल का मतलब होता है फर्टाइल ग्रुप जो कि 15 से 49 साल तक का रहेगा। लेकिन टारगेट कपल ऐसा कपल होगा, ऐसे एलिजिबल कपल होंगे जिनके एटलीस्ट 2 से 3 तक बच्चे हों। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पर्मिसाइड दैट इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडेज। तो स्पर्मिसाइड एक यूज़ किया जाता है टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव में, तो वो कौन सा है? MPA, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, 9-नाइनॉक्सिनॉल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो टुडे नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें जो केमिकल रहेगा वो क्या होगा? 9-नाइनॉक्सिनाइल। क्या होगा? वुमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें जो केमिकल होगा वो क्या होगा? 9-नाइनॉक्सिनाइल। नेक्स्ट वन इज माला N ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला D इन टर्म्स ऑफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको माला D, माला N से। तो माला N, माला D का केमिकल कंपोजिशन सेम है, बस एक चीज़ में दोनों एक दूसरे से अलग हैं, वो क्या है? ऑप्शन में एस्ट्रॉइडल डोज, नॉर्जेस्ट्रॉल डोज, सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग स्कीम और सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो क्या है? फ्री ऑफ सोल्ड, सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो माला N है माला D से किस तरीके से अलग है? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है जो रहेगी, क्योंकि जो माला N है क्या रहेंगी? फ्री रहेंगी। लेकिन माला D है जो मार्केट में भी 3 रुपये पर पैकेट के हिसाब से आपको अवेलेबल हो जाएगी। बस ये यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। केमिकल कंपोजिशन सेम है, 21 OCP रहेंगी, 7 आयरन टैबलेट रहती हैं दोनों में। यहाँ पर दोनों अवेलेबल रहेंगी, लेकिन जो माला D है मार्केट में सेल हो सकती है लेकिन माला N नहीं होगी। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन स्टरलाइजेशन, नसबंदी की कौन सी मेथड सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है भारत में? तो वो है यहाँ पर फीमेल स्टरलाइजेशन। मेल है जो बहुत ही रेयर केस में अपनी नसबंदी करवाते हैं। इंडिया की बात करें हम तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल अपनी नसबंदी कराती हैं, स्टरलाइजेशन मेथड अपनाती हैं।
तो वो क्या है यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी, जो कि मोस्ट कॉमनली इंडिया में अपनाया जाता है। नेक्स्ट इज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस फॉर लैक्टेटिंग वुमेन इज, तो यदि कोई माँ ब्रेस्ट फीड कराती है तो कौन सी मेथड है जो बेस्ट रहेगी? कंबाइंड पिल्स, मल्टीफेजिक पिल्स, मिनी पिल्स या फिर सेंटोप्रोमेन। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए यही है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कौन सी होगी? कंबाइंड पिल्स, मल्टीफेजिक पिल्स, मिनी पिल्स या फिर सेंटोप्रोमेन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और कम्युनिटी पोस्ट में भी इस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ भी इसका आंसर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग ऑप्शन है सेंटोप्रोमेन, सेंटोप्रोमेन का नाम क्या है? छाया। तो ये सभी आपको एग्जाम है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक